स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 9 ठोसों के यांत्रिक गुण पर। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। इस अध्याय में हमें बात करना है ठोस पदार्थों में क्या यांत्रिक गुण होते हैं। प्रमुखतः बात होगी हमारी प्रत्यास्थता को लेकर। प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी भौतिक राशियाँ पदार्थ की प्रत्यास्थता को प्रभावित करती हैं, प्रत्यास्थता के गुण का क्या व्यावसायिक उपयोग हो सकता है, दैनिक जीवन में हमें प्रत्यास्थता किस प्रकार से मदद करती है, इन सारी बातों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आइए प्रत्यास्थता के बारे में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम एक रबर बैंड लें और रबर बैंड को खींचेंगे तो वो खींच जाएगा और उसको छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि एक स्प्रिंग लें तो स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो वो खींच जाएगी और यदि उसको हम छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगी। इसका विपरीत भी संभव है कि स्प्रिंग को यदि हम दबाएंगे तो वो दब जाएगी, परंतु उसको छोड़ने पर वो वापस से अपनी मूल अवस्था को प्राप्त करेगी। यहाँ मुख्य बात यह है कि पदार्थ का अपनी मूल अवस्था में लौट कर आना। तो यदि किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाया जाता है और उस बल के प्रभाव से उसमें परिवर्तन होता है और बाह्य बल के हटाने पर वो वापस अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यास्थता का गुण जो है यह पदार्थ को वापस अपनी मूल अवस्था में लाने का प्रयास करता है। जैसे रबर को खींचा, उसके बाद छोड़ा तो क्या हुआ, वापस रबर अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ये उसकी प्रत्यास्थता के कारण संभव है। अब कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें हम बल लगाते हैं पर हमें परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता, दिखाई नहीं देता। परंतु यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक पदार्थ, प्रकृति में प्रत्येक पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। कुछ पदार्थ बहुत अच्छे प्रत्यास्थ होते हैं, कुछ पदार्थ बुरे प्रत्यास्थ होते हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिस पर विरूपक बल लगाने पर वो उनमें परिवर्तन हो जाता है और बल को हटाने पर वो वापस अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं करते। तो यदि बल लगाने पर परिवर्तन हो गया और हटाने पर वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आते हैं तो पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। प्लास्टिकता से तात्पर्य है कि वापस लौटकर न आना। जैसे हमने किसी चीज को मोड़ दिया, वो मुड़ी रह गई, है ना। अगर हमने मोड़ दिया और छोड़ने के बाद वापस अपनी मूल अवस्था में आ गई तो वो कहलाएगी प्रत्यास्थ वस्तु, और यदि वो मुड़ी हुई रह गई तो वो कहलाएगी प्लास्टिक वस्तु। तो कोई भी पदार्थ, जैसे हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होता, इसी तरह से पूर्ण प्लास्टिक भी नहीं होता। तो पदार्थों में मूल रूप से अधिकता या कम का गुण होता है। प्रत्यास्थता का गुण अधिक है तो हम उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहेंगे और प्लास्टिकता का गुण अधिक है तो वो प्लास्टिक वस्तुएं कहलाएगी। जब हम बल लगाते हैं बाह्य बल, तो उसके लंबाई में परिवर्तन कर सकता है, आकृति में परिवर्तन कर सकता है, आकार में परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार से जो बाह्य बल के प्रभाव से उसमें परिवर्तन होता है, इस बल को विरूपक बल कहते हैं। तो जो बाह्य बल लगाया जाता है, इस बल को विरूपक बल कहा जाता है। और विरूपक बल से जो परिवर्तन होता है पदार्थ के अंदर, यह परिवर्तन कहलाता है विरूपकता या विकृति। दोनों शब्दों से हम इसे पहचानते हैं। तो या तो उसमें विरूपण हो गया, रूप बदल गया, पहले कम लंबा था अब ज्यादा लंबा हो गया, पहले आयतन ज्यादा था अब आयतन कम हो गया, पहले आकृति कुछ अलग प्रकार की थी, बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया। जैसे कि आप एक रबर की बॉल को पकड़कर यदि दबाएंगे तो क्या होगा, उसकी गोलीय आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विरूपक बल के प्रभाव से वस्तु में विकृति पैदा होती है। विकृति यानी कि उसकी आकृति के अंदर किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन होता है, तो यह उसकी विकृति कहलाती है। अब बात आती है कि ठोसों में प्रत्यास्थता का व्यवहार क्यों परिलक्षित होता है। आखिर ऐसा क्या है कि उसमें प्रत्यास्थता का गुण आ जाता है। इसके पहले अपन थोड़ी सी अलग से बात कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं अंतरा अणुक आकर्षण बल।
यह भी एक प्रकार का मूलभूत बल है। क्या होता है कि जब पदार्थ के अणु पास पास आते हैं तो पदार्थ के अणुओं के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल क्रियाशील होता है और उस बल को अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। अब क्या होता है कि पदार्थ के अणु पास पास आते हैं, उनमें आकर्षण बल का मान भी बढ़ता है और एक सीमा ऐसी आती है कि वहां पर आकर अणु आपस में बंध जाते हैं, उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो दो अणु आपस में बंध गए, उनके बीच में एक बंधन बन गया। अब क्या होता है कि यदि हम उन अणुओं के बीच की दूरी को और कम करना चाहेंगे तो अब प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ध्यान दीजिएगा, जब दूर थे तब आकर्षण का बल था और जब एक निश्चित दूरी तक आ गए उसके बाद यदि हम उसको और पास में लाना चाहेंगे तो प्रतिकर्षित करने लग जाते हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं उनके अणुओं के मध्य यह बल पाया जाता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल। यदि अंतरा अणुक आकर्षण बल बहुत स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, तो आपस में पदार्थ के अणु बहुत अच्छी तरह से गुथ जाएंगे, बंध जाएंगे, तो उसकी आकृति ठोस आकृति होगी। तो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इस पर भी डिटेल बात करेंगे। पर यदि यहाँ पर हमें चूंकि प्रत्यास्थ व्यवहार के बारे में इसकी आवश्यकता थी तो मैंने आपको बताया कि अणुओं के बीच में जो बल क्रियाशील होता है उसे अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं और एक निश्चित दूरी पर आकर अंतरा अणुक आकर्षण बल का मान शून्य हो जाता है। इससे दूर जाने पर आकर्षण होता है और इससे पास आने पर प्रतिकर्षण होता है। तो यह उसकी मिनिमम एनर्जी स्टेट होती है या उसकी न्यूनतम ऊर्जा स्थिति होती है जहां पर वो बंध जाते हैं और यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो अणुओं के बीच में एक निश्चित दूरी होती है, उस निश्चित दूरी से कम या अधिक होने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल क्रियाशील होता है। तब आप देखिए कि ये दो अणु हैं और यहां पर इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यानी कि ये बंधे हुए हैं, इनमें बंधन है। अब क्या है कि यदि हम इस अणु को खींचते हैं तो बाह्य बल के प्रभाव से इन दोनों अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। इस बल के प्रभाव से यह दूरी बढ़ेगी। अब क्या होगा कि जब यहां पर हम बाह्य बल लगाएंगे तो इनके बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल क्रियाशील हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि एक निश्चित दूरी पर आकर न तो इनमें आकर्षण है न प्रतिकर्षण है, दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल क्रियाशील हो जाएगा और यह आकर्षण बल जो है यह प्रत्यास्थ बल कहलाता है। अब क्या है कि जब आप इसे लगाते हो तो प्रत्यास्थ बल क्रियाशील हो जाता है। अब जब आप इस बल को हटाओगे तो प्रत्यास्थ बल क्या करेगा, इसे अपनी मूल अवस्था में लाने की चेष्टा करेगा या मूल अवस्था में लेकर आएगा। तो ये प्रत्यास्थ बल किसी भी पदार्थ की प्रत्यास्थता के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका उल्टा भी संभव है। यदि हम इन अणुओं के बीच में इस प्रकार से बल लगाते, यानी कि इस अणु को हम इधर पास में लाने की कोशिश करते, तो यहां पर प्रतिकर्षण का बल क्रियाशील होता और यह प्रतिकर्षण का बल भी प्रत्यास्थ बल था। तो नजदीक लाने पर प्रतिकर्षण होगा, दूर ले जाने पर आकर्षण होगा और यह प्रत्यास्थ बल उस वस्तु के अणुओं को वापस से अपनी मूल अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। अब क्या होता है कि यदि एक तार लिया हमने और उसके ऊपर एक बल लगाया, उसको खींचा, हमने क्या किया है कि उस पर बल लगा दिया, बाह्य बल, विरूपक बल लगा दिया। विरूपक बल के प्रभाव से उसमें प्रत्यास्थ बल क्रियाशील हुआ, प्रत्यास्थ बल उसको मूल अवस्था में लाने की चेष्टा करेगा। जब तक बाह्य बल क्रियाशील है तब तक संतुलन रहेगा। जैसे ही बाह्य बल हटा दिया तो प्रत्यास्थ बल क्रियाशील होकर उसे अपनी मूल अवस्था में लेकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ठोस पदार्थों के अंदर प्रत्यास्थ का व्यवहार जो है वो उनके अंतरा अणुक आकर्षण बल के प्रभाव से होता है। तो ये तो हो गया ठोसों के प्रत्यास्थ व्यवहार की व्याख्या। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं प्रतिबल तथा विकृति के बारे में। तो जब कभी किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उस विरूपक बल के प्रभाव से उसमें विकृति पैदा होती है। अब जो विकृति पैदा होती है ये किन बातों पर निर्भर करती है। हम विरूपक बल ज्यादा लगाएंगे तो विकृति ज्यादा होगी, विरूपक बल कम लगाएंगे तो विकृति कम होगी। दूसरा, उस पदार्थ पर भी निर्भर करेगी। आप
समान विरूपक बल अगर भिन्न भिन्न पदार्थों पर लगाएंगे तो भिन्न भिन्न विकृतियां पैदा होंगी। इसी प्रकार से उस पदार्थ की मात्रा पर भी निर्भर करेगी, उस पदार्थ की आकृति पर भी निर्भर करेगी, उस पदार्थ पर आप जो विरूपक बल लगा रहे हैं वो कितने क्षेत्रफल पर लगा रहे हैं उस पर भी निर्भर करेगी। तो इस प्रकार से इन सारी बातों को समाहित करते हुए हम एक नई परिभाषा पर आते हैं जिसे कहते हैं प्रतिबल। प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये बल जो है हमारा बाह्य बल है जो हमने उस वस्तु पर आरोपित किया है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्रियाशील विरूपक बल को प्रतिबल कहते हैं। यह प्रतिबल की परिभाषा होगी। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर क्रियाशील विरूपक बल को प्रतिबल कहते हैं। ओके, यह प्रतिबल कितने प्रकार का होता है? तो इस प्रतिबल को हम विभाजित कर सकते हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल से तात्पर्य क्या है कि जब किसी वस्तु पर हम इस प्रकार से बल लगाते हैं कि वो उसके पृष्ठ के लंबवत हो। ये हमने बल लगाया, ये इसका क्षेत्रफल माना कि A है। तो इस स्थिति में जो प्रतिबल होगा वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाएगा। अर्थात जैसे कल्पना कीजिए कि ये जो सरफेस है इस पर हम इस प्रकार से बाहर की ओर खिंचाव बल लगा रहे हैं। इसको तनन्य प्रतिबल भी कहते हैं। तनन प्रतिबल। और दूसरा इसी का एक रूप और हो सकता है, यदि हम बल इस प्रकार से लगा रहे हैं, F एक क्षेत्रफल पर लगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? संपीड़ित करना चाहते हैं। तो यह भी अनुदैर्ध्य प्रतिबल की श्रेणी में ही आता है और इसको बोलते हैं संपीड़ित प्रतिबल। क्योंकि संपीड़न कर रहा है तो यह प्रतिबल क्या कहलाएगा? संपीड़ित प्रतिबल कहलाएगा। तो एक तो हुआ अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल तनन्य भी हो सकता है और संपीड़ित भी हो सकता है। और दूसरा प्रतिबल होता है, उसको बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल या फिर स्पर्शी प्रतिबल। स्पर्शी प्रतिबल से क्या तात्पर्य है? जैसे कल्पना कीजिए कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स पर हमने इसकी सतह के समानांतर बल लगा दिया। ये क्षेत्रफल A है और नीचे जो बॉक्स रखा हुआ है यह स्थिर है इस प्रकार से। तो ऊपर की सतह पर हमने बल लगा दिया, मतलब स्पर्श रेखी इस प्रकार से। नीचे तो स्थिर है और ऊपर से हमने उसको इस प्रकार से बल लगा दिया। तो संभव है कि इसके अंदर इस प्रकार से आकृति में परिवर्तन हो जाए। ये जो बॉक्स है यह कुछ इस प्रकार की आकृति ग्रहण कर ले। पहले स्ट्रेट था, अब ये जो है थोड़ा झुक गया। आप देखिएगा इस प्रकार से इतना कोण से झुक गया ये। तो इसमें क्या हुआ? अपरूपण हो गया, रूप में परिवर्तन हो गया। यहां पर लंबाई में परिवर्तन जो है वो कंसिडरेबल नहीं है। तो जब रूप में परिवर्तन करता है तो हमें इस प्रकार के बल को लगाना होता है। तो जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? अपरूपण प्रतिबल कहेंगे या फिर स्पर्श रेखीय प्रतिबल के नाम से जानेंगे। तो सामान्यतः प्रतिबल जो है वो दो प्रकार का हुआ। एक तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो क्षेत्रफल के लंबवत लगेगा, और दूसरा हुआ स्पर्शीय प्रतिबल। स्पर्शीय प्रतिबल क्षेत्रफल के समानांतर क्रियाशील होगा। स्पर्शीय प्रतिबल से उसके आकृति में परिवर्तन होगा और अनुदैर्ध्य प्रतिबल से उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। सामान्यतः लंबाई में परिवर्तन जो है वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल के द्वारा होता है। अब आइए अपन बात कर लेते हैं विकृति के बारे में कि विकृति क्या है। हम यहां बात कर लेते हैं विकृति के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि विकृति उसकी आकृति में विरूपण होना, उसकी आकृति में परिवर्तन होना, यह क्या कहलाएगा? विकृति कहलाएगा। अब उसमें परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है? तो एक परिवर्तन हो सकता है अनुदैर्ध्य विकृति।
एक कहलाती है अनुदैर्ध्य विकृति। अब विकृति की परिभाषा क्या? परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा, इसको विकृति कहते हैं। जैसे अगर हम लंबाई की बात कर रहे हैं, अनुदैर्ध्य विकृति से तात्पर्य होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। यदि किसी तार की लंबाई में परिवर्तन डेल एल हुआ है, प्रारंभिक लंबाई एल है, तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या कहलाएगी? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो ये अनुदैर्ध्य विकृति हुई। दूसरी कहलाती है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति से तात्पर्य है, जैसे आप देखो कि इसके आकृति में परिवर्तन हुआ तो यह अपरूपण विकृति कहलाती है। और इस अपरूपण विकृति को सामान्यतः कोण से प्रकट किया जाता है, फाई, इससे प्रकट किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फाई कहां से आया, तो कल्पना कीजिए कि यह हमारे पास में एक घनाभ आकृति थी और हमने अपरूपण प्रतिबल लगा के या स्पर्श रेखी प्रतिबल लगा के इसकी आकृति में इस प्रकार से परिवर्तन कर दिया। पहले ये बॉक्स ऐसे रखा हुआ था और जब हमने स्पर्श रेखी प्रतिबल इस पर लगाया तो इसने आकृति में परिवर्तन करके इस प्रकार का रूप ग्रहण कर लिया। ये बाद में रूप ऐसा हो गया। तो ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण अपरूपण विकृति कहलाएगा। ये फाई कोण है, ये अपरूपण विकृति हुई। और तीसरे प्रकार की विकृति होती है जिसे आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति से तात्पर्य, जब आयतन में परिवर्तन होगा तो आयतन विकृति होगी और परिभाषा हो जाएगी आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, यह आयतन विकृति कहलाएगी। अब कल्पना कीजिए कि हम एक बैलून है, गुब्बारा है, उसको हवा से भर लिया और उसको पानी के अंदर लेकर गए। अब क्या होगा, जब पानी के अंदर लेकर जाएंगे तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे पानी का दबाव उस पर पड़ेगा और वो जो पानी का दबाव है वो एक प्रकार का प्रतिबल है। चारों तरफ से उसको दबाया जा रहा है। जैसे ये गुब्बारा है और इसको इधर से भी दबा रहे हैं, इधर से भी दबाव मिल रहा है, इधर से भी दबाव मिल रहा है, इधर से भी दबाव है, सभी तरफ से इस पर दबाव क्रियाशील है। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² हम जानते हैं। इस पर कितना बल लग रहा है इसकी गणना करके प्रतिबल निकाला जा सकता है। अब इससे क्या होगा कि इसमें संपीड़न होगा, संपीड़न होगा तो आयतन में परिवर्तन होगा। तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, ये अपरूपण आयतन विकृति कहलाती है। अब यहां देखिए आप, विकृति जो है वो लंबाई बटे लंबाई है। कोण की बात करें तो चाप बटे त्रिज्या। चाप यानी कि आप इसको डेल एक्स से प्रकट अगर कर रहे हैं तो डेल एक्स, और इसको यदि अपन ए से प्रकट कर दें तो कोण बराबर फाई बराबर क्या लिख सकते हैं आप? डेल एक्स बटे ए। ये भी लंबाई बटे लंबाई है, यानी कि ये भी विमाहीन हो गया। आयतन बटे आयतन है, विमाहीन हो गया। विकृति की कोई विमा नहीं होती तो विकृति विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं है। यदि प्रतिबल की बात करें हम तो ये क्या है? बल बटे क्षेत्रफल। और बल का मात्रक है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर वर्ग। तो इसका मात्रक क्या हुआ? न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में हो जाएगा डायन प्रति सेंटीमीटर वर्ग। और न्यूटन और मीटर बटे मीटर वर्ग है तो इस प्रकार से इसकी विमा भी होगी। तो इसका विमीय सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिबल का विमीय सूत्र हम लिख सकते हैं ml-1 t-2। ये प्रतिबल का विमीय सूत्र हुआ और मात्रक हुआ इसका न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। तो ये हमारा प्रारंभिक जानकारियों से संबंधित वीडियो था। पहला वीडियो था ठोसों के यांत्रिक गुणों से संबंधित। हमने इसमें प्रत्यास्थता के बारे में बात किया, प्लास्टिक पदार्थों के बारे में बात किया, उसके बाद बात किया कि ठोस पदार्थ प्रत्यास्थ व्यवहार किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद बात किया कि प्रतिबल और विकृति की परिभाषाएं क्या हैं, कितने प्रकार हैं, इनके क्या क्या सूत्र हो सकते हैं और इनके मात्रक और विमाएं क्या होती है। तो इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।